Hello guys and welcome to my channel. Health tips to all. So today we are going to learn acute renal failure, which is the most important topic of MSN1. So guys, without wasting any time, let's start the video. So guys, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन, इसकी etiology एंड रिस्क फैक्टर्स, इसके फेजेस देखेंगे, डिसीज कंडीशन की क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखेंगे, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन है इसकी, एक्यूट रेनल फेलियर इज एब्रप्ट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन टू रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट एंड टू मेंटेन रेगुलेटरी फंक्शंस। सो गाइस, एक्यूट रेनल फेलियर में क्या होता है कि सडनली हमारी जो किडनी है वो वर्क करना बंद कर देती है। उसका जो फंक्शन होता है हमारी बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करना, वो बंद हो जाता है सडनली, और वो जो है उसके रेगुलेटरी फंक्शंस प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाती है। सो इसे कहते हैं एक्यूट रेनल फेलियर। सो नेक्स्ट आते हैं इसकी इटियोलॉजी पे। सो हमारी इटियोलॉजीज ये 3 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है, प्री रीनल कॉजेस, इंट्रा रीनल कॉजेस और पोस्ट रीनल कॉजेस। सो प्री रीनल कॉज में फर्स्ट रीजन है डिक्रीज सर्कुलेटिंग वॉल्यूम। जो हमारे ब्लड का वॉल्यूम है वो हैमरेज की वजह से या किसी डायरिया की वजह से पेशेंट का जो है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। उसके बाद इम्पेयर्ड कार्डियक एफिशिएंसी या फिर डिक्रीज कार्डियक आउटपुट फ्रॉम एमआई की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो पेशेंट का कम हो जाता है, इसके वजह से हमें जो पेशेंट को है वो एक्यूट रीनल फेलियर हो सकता है। और थर्ड रीज़न है हमारा वैसोडायलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम सेप्सिस। अगर पेशेंट को वैसोडायलेशन हो रहा है तो वो भी एक रीज़न है हमारा एक्यूट रेनल फेलियर का। और सेकेंड पॉइंट है हमारा इंट्रारेनल कॉजेज। अब इंट्रारेनल कॉजेज क्या क्या हैं ये देखेंगे। सो फर्स्ट इंट्रारेनल कॉज है प्रोलॉन्ग रीनल इस्चेमिया। पेशेंट को अगर रीनल इस्चेमिया है तो उसे डेंजर है एक्यूट रीनल फेलियर का। उसके बाद बर्न्स, क्रश इंजरीज, इन्फेक्शन और नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट। नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट होते हैं NSAIDs, ACE इनहिबिटर्स और जेंटामाइसिन। सो अगर पेशेंट ऐसे नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट्स ले रहा है तो उसे एक्यूट रीनल फेलियर के जो है खतरा हो सकता है। थर्ड कॉज है हमारा पोस्ट रीनल कॉजेस। सो पोस्ट रीनल कॉजेस में आता है रीनल कैलिकुलाई, ट्यूमर्स, BPH, स्ट्रिक्चर्स, ब्लड क्लॉट्स। अगर पेशेंट को रीनल कैलिकुला है यानी किडनी स्टोन है, किडनी में कोई ट्यूमर है, BPH है, स्ट्रिक्चर्स है, ब्लड क्लॉट्स है, तो ये जो ऐसे टाइप के पेशेंट होते हैं ये भी हमारे एक्यूट रीनल फेलियर में जो है वो प्रोन हो सकते हैं। सो अब आते हैं इसके फेजेस पे। सो इसकी फर्स्ट फेज है इनिशिएशन फेज, सेकेंड फेज है ऑलिग्यूरिक और या फिर इसे कहते हैं एनयूरिक फेज, थर्ड है डायरेटिक फेज और फोर्थ है इसकी रिकवरी फेज। सो फर्स्ट फेज में क्या होता है, इनिशिएशन फेज में फर्स्ट फेज में जो है हमारी किडनी जो है वो इंजर्ड हो जाती है, और ये जो इंजरी है वो या तो कुछ घंटे या कुछ दिनों तक रहती है। सो ये फर्स्ट फेज में होता है। नेक्स्ट है एन्यूरिक फेज। सो गाइस, ऑलिगोरिक फेज में क्या होता है, जो हमारा यूरिया होता है उसका जो कंसंट्रेशन होता है क्रिएटिनिन, ऑर्गेनिक एसिड एंड इंट्रासेल्युलर कैटायंस का, ये बढ़ जाता है। इंट्रासेल्युलर कैटायंस होता है हमारे पोटेशियम और मैग्नीशियम, और इनका जो कंसंट्रेशन है ये यूरिया में बढ़ जाता है। थर्ड हमारा फेज है डायरेटिक फेज। डायरेटिक फेज जो है, डायरेटिक फेज में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसकी जो यूरिन वॉल्यूम है वो 500 ml तक बढ़ी हुई होती है, और इसका जो BUN और सीरम क्रिएटिनिन लेवल होता है वो बढ़ना बंद हो जाता है, उसकी जो लेवल होती है वो बढ़नी बंद हो जाती है डायरेटिक फेज में। इसकी फोर्थ फेज है गाइस हमारी रिकवरी फेज। सो गाइस, इस डिसीज कंडीशन की जो रिकवरी है इसमें कम से कम मंथ लगता है या फिर कम से 1 साल भी लग सकता है, और इस दौरान जो है पेशेंट का जो लैब वैल्यूज़ हैं वो नॉर्मल लेवल पे आ जाती हैं। सो नेक्स्ट आते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी पर। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी कुछ ऐसी दी हुई है, फेलियर ऑफ रीनल सर्कुलेशन एंड ग्लोमेरुलर और ट्यूबुलर डिसफंक्शन लीड्स टू सडन एंड complete loss of kidney function, leads to decreased GFR, leads to increased serum creatinine BUN level and retention of other metabolic waste product। इसे एजेटोमा भी कहते हैं। सो पैथोफिजियोलॉजी में पहला हुआ है कि
जो हमारे रीनल का सर्कुलेशन है वो इम्प्रॉपर हो जाता है। उसके बाद जो है सडन एंड कंप्लीट लॉस ऑफ किडनी फंक्शन, हमारी जो किडनी है वो फंक्शन उसका बंद कर देती है। इसका सर्कुलेशन, ऑफ कोर्स ब्लड सर्कुलेशन नहीं मिल रहा है तो उसका फंक्शन बंद हो जाएगा। उसके बाद डिक्रीज GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो कम हो जाता है, घट जाता है। उसके बाद हमारे इंक्रीज सीरम क्रिएटिनिन, BUN लेवल एंड रिटेंशन ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट, जो हमारे जो सीरम क्रिएटिनिन और BUN लेवल है वो बढ़ जाते हैं और जो हमारे मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर में नहीं चाहिए होते हैं वो हमारे बॉडी में रिटेन होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। इसे एजोटेमिया भी कहते हैं। अब आते हैं इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पर, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स पर। प्रीरेनल साइन एंड सिम्टम्स हमें क्या दिखेंगे? ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, वेट लॉस, हाइपरटेंशन, ओलिगोरिया, एन्यूरिया, फ्लैट नेक वेन्स, टैकीकार्डिया, ये सब हमें प्रीरेनल जो है साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। अब इंट्रारेनल में हमें दिखेंगे एडेमा दिखेगा, क्रिटिकली इल एंड लिथार्जिक, हमें पेशेंट में पेशेंट जो है क्रिटिकली इल दिखेगा, लिथार्जिक दिखेगा यानी थका हुआ दिखेगा, परसिस्टेंट नौशिया, वोमिटिंग एंड डायरिया, हमें पेशेंट जो है वो परसिस्टेंटली जो उसे नौशिया जैसा फीलिंग होगा, वोमिटिंग होगी, डायरिया होगा, ड्राई स्किन होगी पेशेंट की, ब्रीथ में हैव ओडर ऑफ यूरिन। और नेक्स्ट है इसका CNS सिम्टम्स, डोरनेस, हेडेक, मसल ट्विस्टिंग, जो पेशेंट जो है उसे हेडेक होगा, मसल ट्विस्टिंग होगी, ओलिगोरिया होगा। और नेक्स्ट हिमेचुरिया, एनीमिया, एडेमा, हाइपरटेंशन, ये सब साइन एंड सिम्टम्स हमें जो है पेशेंट में देखने मिलेंगे। इसके बाद पोस्ट रेनल में जो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरिन फ्लो, ये साइन हमें पेशेंट में देखने मिलेगा। इसके बाद आते हैं इसके डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन पे। हम कौन कौन से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन यहाँ पे करेंगे पेशेंट के ऊपर। फर्स्ट है हमारा यूरिन एनालिसिस। पेशेंट का हमें सबसे पहले यूरिन एनालिसिस करना होगा और उसमें रिवेल प्रोटीनयूरिया देखना होगा, हिमेचुरिया और सीरम का जो लेवल है वो इंक्रीज है या नहीं, BUN लेवल इंक्रीज है या नहीं, हाइपरकैलमिया, अगर ये सब उसमें है ये साइंस है कि पेशेंट को जो है एक्यूट रीनल फेलियर है। नेक्स्ट हम करेंगे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, वो है यूरिन केमिस्ट्री एग्जामिनेशन। इसमें हम देखेंगे कि सोडियम का लेवल जो है वो कम है या नहीं। थर्ड है जो हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, वो है रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी। इसमें रीनल का साइज़ देखा जाता है कि उसके साइज़ में कोई चेंजेस हुए हैं या नहीं। अब इसके मैनेजमेंट पे आते हैं। इसका फर्स्ट मैनेजमेंट है डायलिसिस। जिस भी पेशेंट को अगर एक्यूट रीनल फेलियर है तो उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। और डायलिसिस में क्या होता है कि मशीन के थ्रू जो है उसके बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकाले जाते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट है कटायन एक्सचेंज रेजिन। इसमें क्या किया जाता है, पेशेंट के बॉडी में कटायन एक्सचेंज रेजिन जो है ओरली दिया जाता है या फिर रिटेंशन एनिमा के थ्रू दिया जाता है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पेशेंट की बॉडी में जो पोटेशियम लेवल है वो प्रॉपर लेवल पे आ जाता है। थर्ड है इसका डोपामाइन। लो डोज ऑफ डोपामाइन दिया जाता है इसमें। डोपामाइन क्या करता है, जो रीनल की आर्टरीज होती हैं हमारी रीनल की, उसे डायलेट करने में हेल्प करता है। फोर्थ है डायूरेटिक थेरेपी दी जाती है पेशेंट को। इस थेरेपी में मैनेटॉल नाम की एक डायूरेटिक जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन का एक्सक्रीशन हो सके। फिफ्थ है इसकी थेरेपी सोडियम बाइकार्बोनेट थेरेपी। ये थेरेपी जो है फॉस्फेट लेवल को करेक्ट करने के लिए दी जाती है। नेक्स्ट है इसका नर्सिंग मैनेजमेंट। फर्स्ट मैनेजमेंट है इसका मॉनिटर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोवोलेमिया एंड हाइपरवोलेमिया। तो हमें पेशेंट का जो है हाइपरवोलेमिया और हाइपोवोलेमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स है वो मॉनिटर करने हैं। उसके बाद यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है। थर्ड, उसका इनपुट एंड आउटपुट चार्ट जो है वो मॉनिटर करना है। फोर्थ, सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो है उसका लेवल मॉनिटर करना है। उसके बाद पेशेंट का जो वेट मॉनिटरिंग डेली करना होता है हमें। उसके बाद चेक वाइटल साइंस, हमें वाइटल साइंस चेक करने होंगे पेशेंट के। एसिड बैलेंस का लेवल मॉनिटर करना होगा और नेक वेन जो है हमें मॉनिटर करनी होगी कि पेशेंट में एडेमा तो नहीं हो रहा। ये सारे नर्सिंग मैनेजमेंट हमें यहाँ पे करने होंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके नर्सिंग डायग्नोसिस पे।
तो फर्स्ट डायग्नोसिस है एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू डिक्रीज GFR एंड सोडियम रिटेंशन। पेशेंट का जो है फ्लूइड वॉल्यूम जो है वो एक्सेस होगा क्योंकि हमारा जो GFR है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो कम हो चुका है और सोडियम का जो है वो रिटेंशन हो रहा है बॉडी में, तो एक्सेसिव फ्लूइड होगा, इसलिए फर्स्ट ये नर्सिंग डायग्नोसिस है। नेक्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इन्फेक्शन रिलेटेड टू अल्टरेशन इन इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम एंड होस्ट डिफेंस। इन्फेक्शन का रिस्क होगा पेशेंट को क्योंकि उसकी जो इम्यूनिटी है वो कम हो चुकी है। थर्ड है इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कैटाबोलिक स्टेट, एनोरेक्सिया एंड माल न्यूट्रिशन एसोसिएटेड विद द एक्यूट रिनल फेलियर। हमारी जो पेशेंट है उसके बॉडी वो माल न्यूरिश हो जाएगा क्योंकि उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। सो यहाँ पे पेशेंट को लो प्रोटीन डाइट देना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो, हाई हो, और उसमें हमें पेशेंट का जो है वेट वो है डेली मॉनिटर करना होगा। सो ये थे हमारे नर्सिंग डायग्नोसिस। अब आते हैं प्रिवेंटिव मेजर्स पे। सो सबसे पहले हमें पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि उसे कोई किडनी रिलेटेड डिसीज़ तो नहीं है, और अगर है तो फिर उसे सजेस्ट करना है कि एनाल्जेसिक जो है वो कम से कम यूज़ करें। ऐसे पेशेंट्स का हमें जो है वो हाइपोटेंशन नहीं होने देना चाहिए, हाइपोटेंशन की कंडीशन में नहीं जाने देना चाहिए ऐसे पेशेंट को। सो उसके लिए मॉनिटर करना है पेशेंट को। उसके बाद उसका यूरिन आउटपुट मॉनिटर करना है अगर कोई पेशेंट आइडेंटिफाई हुआ है तो, और अवॉइड करना है किसी भी तरह के इन्फेक्शन से, क्योंकि अगर इस तरह के पेशेंट को कोई तरह का इन्फेक्शन हो गया तो वो इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रोन होते हैं क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो ऑलरेडी कम हो चुकी होती है। सो गाइस, ये थी हमारी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स एक्यूट रेनल फेलियर के लिए। अब अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो हिट द लाइक बटन, शेयर माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।